मैं होस्ट शुरू ही स्टार्ट कर देती। हाँ जी बच्चों, ध्यान से सुनो। ये नया टॉपिक है आज का। टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है। आपने देखा होगा कोई भी डिवाइस होता है जो हमारे घर में प्रेस लगा हो या नॉर्मल भी डिवाइस होता है, पंखा ही है, ज्यादा देर तक करंट होता है तो ये गर्म हो जाता है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से पास करता है तो वो सर्किट गर्म हो जाता है, वो वायर गर्म हो जाएगी। क्यों? अब क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो वायर गर्म क्यों होती है? अब करंट अगर पास होता है किसी सर्किट से तो वो गर्म क्यों हो जाता है? ज्यादा देर तक पास होती है तो गर्म हो जाता है ना। उसका रीजन एक सिंपल सा रीजन है। आप अपनी गाड़ी नॉर्मल ठंड में भी ज्यादा देर अगर चलाओ या साइकिल भी चलाओ तो साइकिल का पहिया गर्म हो जाता है ना। क्यों गर्म होता है साइकिल का पहिया गर्म? क्योंकि फ्रिक्शन होती है। पहिया आगे जा रहा है, रोड आपको पीछे ढकेल रही है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन। अब मैं हाथ को ही ऐसे ज्यादा देर तक ऐसे रब करूं तो ये भी गर्म हो जा रहा है। तो सिंपल वही बात है कि जब करंट बनता है, करंट कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के ऊपर चलते हैं तो करंट बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे और वायर उसे क्या करेगी, उसमें उसको पीछे धक्का देगी, उसको रजिस्ट करेगी, उसको रोकेगी। तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन और वायर के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन। So that friction produces heating effect on the electric current, है ना, heating effect on the wire। तो वायर में जब करंट चलेगा तो ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन ये वायर गर्म हो जाएगी, वायर में हीट आ जाएगा। तो आप बोलते हैं कि कितनी हीट आएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था इस चैप्टर के शुरुआत में ही, पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्ड पढ़ा था, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जिसे कहते हैं। V का क्या फॉर्मूला होता था? वर्क डन अपॉन चार्ज। V का क्या फॉर्मूला होता था? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से अगर वर्क डन निकालना चाहें तो Q ऊपर चला जाएगा, तो वर्क डन कितना होगा? Q इंटू V। तो बेटा जो हीट होता है ना, हीट हीट कैसे होता है? हीट होता है वर्क डन से ही। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो कुछ वर्क डन कर रहा होता है, तो वही वर्क डन हमें हीट के रूप में दिखाई देती है। तो पहला फॉर्मूला आप ये भी कह सकते हो कि वर्क डन इक्वल्स टू दिस, वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V। ये पहला आप हीट का, हीट और वर्क डन सेम बात है बच्चे, तो ये वर्क डन का पहला फॉर्मूला है। दूसरा, इससे तीन फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं, हीट के चार फॉर्मूले। एक तो यही हो गया Q इंटू V। तीन और कैसे बनते हैं देखो, इसी से तीन और बनेंगे, ध्यान से देखना। हमने पढ़ा था इस चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा बताओ? करंट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इज इक्वल टू कितना होगा? आई टी। Q इज इक्वल टू क्या होगा? T ऊपर चला जाएगा। इस Q की वैल्यू को यहाँ डाल दो पहली इक्वेशन में, इधर। तो पहली इक्वेशन में मैं Q की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बोला ना, वर्क डन बोलेंगे हीट बोलेंगे की बात है। तो वर्क डन को हटाकर आप हीट भी लिख सकते हो, हीट मतलब H। तो यहाँ Q की जगह मैं आई टी डाल रहा हूँ, तो आई टी और V तो है ही, तो हीट का एक ये दूसरा फॉर्मूला बन गया आई टी वी, या वी आई टी करके याद रख सकते हैं, आई टी वी से भी याद हो जाएगा, है ना। तो क्या करा, इस Q को हटा दिया। Q का क्या फॉर्मूला होता है? आई टी। तो यहाँ Q हटाकर आई टी डाल दिया। कितने फॉर्मूले हो गए? दो। दो और बन सकते हैं। दो और कैसे? आपने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ये V इसमें डाल दो, एक और फॉर्मूला बन जाएगा। I को I रहने दो, V हटा दो। V की जगह क्या लिख सकते हैं? आई आर। तो I इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर और R और T। तो हीट का तीसरा फॉर्मूला ये बन गया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, लास्ट एक और फॉर्मूला है, चार फॉर्मूले बनते हैं। चौथा क्या है? इसी फॉर्मूले में अगर मुझे I हटाना हो तो I की वैल्यू ओम्स लॉ से कैसे निकलेगी? V के नीचे R ले आओ, तो I की वैल्यू क्या निकलेगी? V डिवाइडेड बाय R। इसको इसमें डाल दो, तो यहाँ I हटाओ, I की जगह ये डाल दो। I की जगह क्या डालूंगा मैं? V बाय R, साथ में T है, साथ में V है, तो V इंटू V क्या हो गया? V स्क्वायर बाय R इंटू T। तो हीट का ये चौथा फॉर्मूला बना। तो हीट के बच्चे ये चार फॉर्मूले, एक, दो, तीन और एक ये चार। इन चारों को कैसे यूज करना है मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ये फॉर्मूला लिख लेना। अच्छा रुको, अभी एक चीज और, एसआई यूनिट ऑफ हीट बताइए, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? हीट बोले या एनर्जी लिखे
या वर्क डन लिखें, एक ही बात है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जूल। एनर्जी को कैसे नापते हैं? जूल में नापते हैं। जो घर में बिजली का बिल आता है, मीटर, मीटर क्या मेजर करता है? मीटर मेजर करता है एनर्जी। मीटर क्या मेजर करता है? ये जितना करंट आपने इस्तेमाल किया उसकी एनर्जी मेजर करता है वो। तो मीटर पे आप जाके देखना, मैंने पिछले साल भी शायद बताया था, उसमें लिखा, ऐसे बोलते हैं ना, हमें इतना यूनिट बिजली कंज्यूम करी, है ना, यूनिट लिखा होता है। जैसे दिल्ली में मतलब डोमेस्टिक के लिए 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट के ऊपर लगाओगे आप, 200 यूनिट तक बिजली आपकी फ्री है मीटर में, 200 यूनिट के ऊपर लगाओगे तो आपका बिल आता है। तो एक यूनिट जो होती है उसे डोमेस्टिक यूनिट कहते हैं बेटा। डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी इज डोमेस्टिक यूनिट, यानी कि जो बिजली के बिल पे उस मीटर पे लगा होता है, डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट आवर। डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? किलोवाट आवर, जिसे एक यूनिट कहा जाता है। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। एक यूनिट कितने बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो आपसे पूछेंगे बताओ 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? आपसे पूछेंगे बताओ कि 1 किलोवाट आवर में कितने, 1 किलोवाट आवर में 3.6 10 की पावर 6 जूल होते हैं, मैंने 36 लाख जूल, 36 लाख जूल अगर आप कंज्यूम करते हो घर में, तब एक यूनिट बनती है वो, समझ गए? 36 लाख जूल एनर्जी बराबर एक यूनिट। तो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर मतलब इतने 36 लाख, यानी 3.6 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, ये नोट कर लो। देखिए, अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, दोनों साथ में करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर की डेफिनेशन आपको पता है, बताना, पावर 9 में पढ़ा है। व्हाट इज पावर? 9 में पढ़ा है। पावर बता दो, पावर सिर्फ पावर, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, नॉर्मल पावर, वो भी वैसे सेम ही होती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, याद है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन कितना काम कितना जल्दी कर देता है वो उसकी पावर कहलाती है। बोलते ना पावरफुल, मोटर की पावर या किसी की भी पावर, कौन कितना काम को कितनी जल्दी कर देता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर भी सेम ही बात है, कोई नई बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है बेटा, बातें नहीं, बिल्कुल मुंह बंद करके सुना करो। इलेक्ट्रिक पावर या नॉर्मल पावर, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, कितना वर्क कितनी जल्दी कर देते हो आप, तो वो आपकी पावर कहलाती है ना। जो ज्यादा पावरफुल है जल्दी काम कर देता है, जो कम पावरफुल है थोड़ा देर में करता है। तो पावर का पहला फॉर्मूला ये बना बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। एसआई यूनिट क्या होती है पावर की? ये तो याद होगा, हाँ सही बोल रहा है, किसी ने बोला वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करते। 1 किलो वॉट कितने वॉट होंगे? 1000 वॉट। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो 1 किलो वॉट में 1000। एक और यूनिट बताई थी मैंने 9th में, एचपी, हाँ, हॉर्स पावर। 1 HP इज 746 वॉट। डोमेस्टिक में बोलते ना, मोटर हमारे घर में लगी होती है 1 हॉर्स पावर की होती है या हाफ हॉर्स पावर की होती है, जो ज्यादा हैवी होती है तो 2 HP की मोटर लगी होती है, तो 1 हॉर्स पावर इतने वॉट के बराबर होता है। तो पावर का क्या फॉर्मूला हुआ? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले हीट के 3 फॉर्मूले याद किए, 4 बल्कि, पावर के भी 4 हैं। अभी मैंने आपको हीट का एक फॉर्मूला बताया VIT, दूसरा हीट का क्या फॉर्मूला था? आई, बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, I²RT। तीसरा हीट का क्या फॉर्मूला था? V²/R×T। ये हीट के 3 फॉर्मूले हैं, है ना। तो बेटा हीट से ही पावर बनेगा। मैंने आपको बताया ना, हीट, वर्क डन, एनर्जी सब सेम होता है, तो यहाँ वर्क डन अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, एनर्जी बाई टाइम भी लिख सकते हो। पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाई टाइम भी हो सकता है और एनर्जी बाई टाइम भी हो सकता है। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एनर्जी बाई टाइम भी हो सकता है। तो एनर्जी, वर्क डन, हीट सब सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं E/T भी लिख सकता हूँ, W/T भी। तो ये W, ये हीट या W एक ही बात है। तो एक एक करके तीनों W यहाँ डालो, पहले पहला वाला डालो।
अगर मैं W की जगह ये डालता हूँ VIT, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, T से T कट जाएगा, तो पावर का एक फॉर्मूला क्या बना, VI। इन सबके T हटा दो तो पावर के 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर दूसरा वाला डालोगे तो ये वाला T कट जाएगा, तो क्या बनेगा पावर का फॉर्मूला, I स्क्वायर R T, तो कट गया ना, इसका भी T काट दो तो चौथा फॉर्मूला बना। बस, तो ये पावर के 4 फॉर्मूले बने, इन सबके T हटा देने बस आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे, ये तो तुम्हारे समझाने के लिए। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको अप्लाई कैसे करना है, तो अब आपको टोटल 8 फॉर्मूले याद हो गए, है ना। एनर्जी के फॉर्मूले बस यहाँ टी लगा दो, हीट याद हो जाएगा, है ना, और पावर वाले में टी हटा दो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में बोला गया कि एक कोई वायर है, उसमें 200 वोल्ट दी गई, ठीक है, 200 वोल्ट दी गई, तो ये वोल्ट है, इसका मतलब क्या दे रखा है, वोल्टेज V दे रखा है। उसका रेजिस्टेंस था 5 ओम, 5 ओम, ये क्या दे रखा है, R, जिसकी यूनिट ओम होती है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। उसे 10 सेकंड के लिए यूज किया गया, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, है ना। बोला कि बताओ कितनी हीट यूज हुई और उसका पावर क्या था, हीट भी पूछ ली, पावर भी पूछ ली। तो हम देखेंगे कि ये जो दे रखा है ये कौन से फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। हीट का ऐसा फॉर्मूला जिसमें VRT तीनों आता हो, वो कौन सा है। हीट का जो तीनों, हीट के 4 फॉर्मूले थे ना, उसमें से VRT तीनों किस में आते हैं, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो आप सबसे पहले लिख लिया करो क्या दिया है, फिर देखो कि कौन से फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, वही फॉर्मूला लगाना। तो VRT इसी में आता है, चौथे वाले में, इसमें आता है ना जिसमें टी लगा था, हीट वाले में V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो सारी वैल्यू दे रखी है, बस वैल्यू डाल के निकालना ही तो है। आपको वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज कितनी है 200 का स्क्वायर है, तो 200 2 बार लिख लो। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। रेजिस्टेंस कितना है 5, है ना, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितना होगा 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 के आगे कितने जीरो आ गए 4, लगा दो उतना जूल। हीट की यूनिट क्या होती है जूल, पहला आंसर आ गया, समझ में आया? कुछ नहीं है, बस वैल्यू डालनी है और देखना है कौन सा फॉर्मूले में फिट करना है, बस। ऐसे ही पावर का कौन सा लगाऊं बताओ, ये कौन सा लगाऊं पावर निकालने के लिए, यही लगाएंगे, V दे रखा है R दे रखा है। मैं पहला लगा नहीं सकता क्योंकि V और V तो पता है, I नहीं पता। दूसरा भी लगा सकते हैं, I भी नहीं पता, I नहीं पता ना। तीसरा ही लगाएंगे, V और R दोनों पता है, तो पावर का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पावर निकल जाएगा। तो पावर का क्या फॉर्मूला है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो वोल्टेज हमें दे रखा है 200, समझ गए ना, सिंपल सी बात है। और रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 5, ये से कट जाएगा 4 दूनी 8, 8000, इतना वॉट। तो पावर आया 8000 वॉट, एक जीरो कम हो गया, है ना। ठीक है, अब इसको घुमा देते हैं थोड़ा, क्वेश्चन को घुमा कैसे देते हैं कि मैं बोलूं जी कि आपको मैं पावर दे दूं, 80 वॉट का बल्ब है, ठीक है, मैंने आपको पावर दे दिया, पावर कितना है 80 वॉट, ठीक है, और मैं उसमें दे दूं करंट है 2 एम्पेयर का, ठीक है। बोलूं वोल्टेज बताओ, कौन सा लगाएंगे, पावर का फॉर्मूला ये कौन सा लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे, क्योंकि पावर दे रखा है, V दे रखा है, क्या निकालना है I, तो पावर इक्वल टू क्या लगाएंगे VI, P इज इक्वल टू VI, समझ गए ना। तो बहुत सिंपल है, पावर की वैल्यू डाल दो 80, वोल्टेज नहीं पता, करंट तो पता है ना 2 से 80 कट जाएगा क्या होगा 40, तो वोल्टेज कितना आ गया 40 वोल्ट, है ना। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन नोट नहीं करने, बस ये पावर वाला और ये यूनिट वगैरह नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, ठीक है। सुनिए जरा ध्यान से, ये बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सुनिए आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन, ध्यान से सुनना। घर में जो बिल कैलकुलेट करके आता है वो किस बेस, कैसे कहते हैं वो लोग, कैसे करते हैं देखो, ऐसे करते हैं। जैसे आपके घर में 100 वॉट का कोई एक बल्ब लगा है, सपोज एक बल्ब की बात बता रहा हूँ मैं, तो हमारे यहाँ बल्ब लगा है 100 वॉट का, वो डेली चलता है सपोज 4 घंटे शाम को, ठीक है। एक बल्ब का कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, ऐसे ही सारे कैलकुलेट वो लोग करते हैं। तो 100 वॉट का बल्ब लगा है और डेली कितने चलता है 4 घंटे, 4 घंटे डेली चलता है,
ठीक है, अगर मान लो आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है ₹5 पर यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट 5 रुपए का है आज की डेट में, सपोज इतना ही है, ऑलमोस्ट 4-5 रुपए का ही आता है घर में। डोमेस्टिक में 5 रुपीज का है, मान लो सपोज 5-6 जो भी। तो हमें बोला है कि जून मंथ में ये बल्ब का कितना बिल आएगा, सिर्फ बल्ब कितना पैसा खर्च होगी बिल में। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बल्ब का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बताना है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है, जून मंथ में निकालना है। तो आप ना पावर का पहला वाला फॉर्मूला लगाना, एनर्जी बाई टाइम। पावर का फॉर्मूला वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम हो सकता है। यहाँ से एनर्जी निकाल लो, एनर्जी कितना होगा, पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या होगा, पावर इंटू टाइम। पावर आपको दे रखा है 100 वॉट, क्या है पावर, तो ये वॉट जिसके सामने लगा वो पावर है। और टाइम भी आपको दे रखा है, डेली कितनी देर चलता है बल्ब, 4 घंटे, आर में ही रहने देना, चेंज नहीं करना। तो कितना आ गया ये 400, ये एक दिन की एनर्जी आई है, एक दिन में इतना एनर्जी लेता है। देखो तो ऐसे लिखना, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना लेता है 400। यूनिट लिखना बच्चों वॉट आर, देखो ये वॉट था ये आर था, तो यूनिट क्या हुआ वॉट आर, ये एक दिन का हुआ। जून में कितने दिन होते हैं 30, अभी जून बीता है, कितने दिन थे 30 दिन थे। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन जून, तो एक दिन में इतने, तो 30 दिन में कितने, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आया 12,000 वॉट आवर, ठीक है। एक दिन में 400 यूनिट, तो 30 दिन में 12,000 वॉट आवर, ठीक है। अच्छा ये वॉट आवर को किलो वॉट में बदल लेना, इसको 1000 से डिवाइड कर देना तो ये किलो वॉट में बदल जाएगा। तो ये कट गया 3 जीरो, 12 किलो वॉट आवर। मैंने आपको बताया ना मीटर में किलो वॉट आवर लिखा होता है, जैसे किलो वॉट आवर में बदलना होता है। तो किलो वॉट आवर का मतलब होता है यूनिट, तो 12 किलो वॉट आवर का मतलब 12 यूनिट। 12 किलो वॉट आवर का मतलब कितने यूनिट, 12 यूनिट। एक यूनिट कितने रुपए की, तो फिर कॉस्ट कितना आया, कॉस्ट एक यूनिट 5 रुपए की, तो 12 यूनिट, 12 इंटू 5 कितना 60 रुपए। तो बल्ब का पूरे महीने का 60 रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सभी डिवाइसेस का जोड़ेंगे वो लोग, है ना। फ्रिज, एसी का ज्यादा आता है, प्रेस का ज्यादा आता है ना। तो वो सारी चीजें जोड़ के फिर वो लोग ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, है ना, कैलकुलेटर या कंप्यूटर से ऐड करके टोटल बिल बना के फिर आपके यहाँ भेज देते। बात समझ में आ गई है? अब आप लोग ये वाले क्वेश्चंस करिए, पुरानी बुक वाले और नई बुक वाले। दिखा बेटा, न्यू पुरानी है सबकी।